हाय स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कुमार केडी क्लासेज में एक और नए वीडियो के साथ। आज हम लोग कक्षा 12 का जीव विज्ञान में भाग दूसरा, जिसमें चैप्टर का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में पहले वीडियो में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें देखी, जिसमें से हमने देखा कि आनुवांशिकता क्या होती है, जनक किसे कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मेंडल ने जो 7 लक्षणों की वंशागति देखी थी वो कौन कौन से लक्षण थे। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो मेंडल थे इन्होंने कितने प्रयोग किए। ठीक, तो मैं पहले बता चुका हूं कि मेंडल जो थे इन्होंने 2 प्रयोग किए थे। कितने प्रयोग किए थे? 2। और कितने लक्षणों की वंशागति देखी थी? तो इन्होंने 7 लक्षणों की क्या देखी थी? लक्षणों की वंशागति देखी थी। और कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिए थे। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मेंडल थे इन्होंने 2 प्रयोग किए थे, 7 लक्षणों की वंशागति देखी थी और 3 नियम दिए थे। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन कौन से नियम थे और कौन कौन से प्रयोग किए। ठीक, अभी हम लोगों ने देखा पिछली वीडियो में कि जो 7 लक्षण है ये कौन कौन से हैं। ठीक, अब इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि ये प्रयोग कौन कौन से। ठीक, जो मेंडल ने प्रयोग किए थे। ठीक, आगे चलते। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेंडल का प्रयोग, यानी मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, मेंडल का प्रयोग। हम लोग देखने वाले हैं मेंडल का प्रयोग। तो मेंडल ने 2 प्रयोग किए थे, जैसा मैंने अभी बताया। कौन? एक किया था एकल संकर क्रॉस और दूसरा था द्विसंकर क्रॉस। अब एकल संकर क्रॉस क्या होता है और द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, मेंडल ने 2 प्रयोग किए, एक एकल संकर क्रॉस और एक द्विसंकर क्रॉस। एकल संकर क्रॉस क्या होता है कि जब मेंडल ने एक समय पर एक लक्षण की वंशागति देखी। मैंने क्या बोला कि एकल संकर क्रॉस का मतलब होता है जब मेंडल ने एक समय पर एक लक्षणों की वंशागति देखी तो उसे एकल संकर क्रॉस कहते हैं। ठीक, तो द्विसंकर क्रॉस का मतलब क्या होगा? जब मेंडल ने एक समय पर कितने लक्षण देखे? 2 लक्षण देखे तो उसे क्या कहते हैं? द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जैसे सपोज करिए देखा कि पादप की लंबाई, तो पहला जो देखा सिर्फ पादप की लंबाई देखी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जा रहा है वो क्या जा रहा है? पादप की लंबाई। ठीक, और द्विसंकर क्रॉस में क्या देखा? पादप की लंबाई के साथ साथ कोई दूसरा लक्षण, जैसे बीज का आकार या बीज का रंग या फली का आकार या फली का रंग, यानी 2 लक्षण लिए, इसलिए उसको द्विसंकर, और एक लक्षण लिया यानी एकल संकर। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले एकल संकर देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे द्विसंकर क्रॉस। ठीक, तो शुरू करते हैं एकल संकर क्रॉस। तो एकल संकर क्रॉस क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। संकर क्रॉस, अभी मैंने बताया एकल संकर क्रॉस का मतलब क्या है कि जब मेंडल ने एक समय पर एक लक्षण देखा तो उसे क्या कहते हैं? एकल संकर क्रॉस। ठीक, तो मेंडल के हिसाब से चलते हैं। तो मेंडल ने देखा था पादप की लंबाई, क्या देखा था? लक्षण जो लिया था मेंडल ने, जो लक्षण लिया वो लिया था पादप की लंबाई। ठीक, और देखिए उन्होंने पादप की लंबाई लक्षण लिया और क्या देखा कि प्रभावी लक्षण क्या है और अप्रभावी लक्षण क्या है। प्रभावी क्या है और अप्रभावी क्या है। ठीक, इसके बीच में क्रॉस कराया, प्रभावी क्या लक्षण है और अप्रभावी। प्रभावी देखिए क्या है, अभी मैंने 7 जो लक्षण बताए थे उसमें से बताया था कि जब पादप की लंबाई होगी तो प्रभावी क्या होगा? तो प्रभावी होगा भैया लंबा। ठीक, और अप्रभावी क्या होगा? बौना होगा। ठीक, प्रभावी क्या होगा? लंबा, और अप्रभावी क्या होगा? बौना। ठीक, अब लंबा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉल। टी आता है ना। ठीक, क्या आता है? टी, यानी टी ले लेंगे, जीन को दर्शाना है। ठीक, अब देखिए मैंने बताया था कि एक लक्षण को एक जीन नहीं एक जोड़ी जीन निर्धारित करेगी, तो यहाँ पर क्या लेंगे? कैपिटल टी, कैपिटल टी।
अब बौना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डार्क। अब डार्क से ये मतलब नहीं कि डी ले लेंगे, ठीक। जो हमने प्रभावी लिया उसका छोटा अक्षर क्या लेते हैं? अप्रभावी लेते हैं। यानी हम यहाँ पर क्या लेंगे? स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब ये हमने क्या लिए हैं? ये लिए जनक, ठीक, यानी पेरेंट्स। क्या लिए? पेरेंट्स यानी जनक, ठीक। अब इनके बीच में क्या कराने वाले हैं? लैंगिक जनन कराने वाले हैं, ठीक। कौन सा जनन? लैंगिक जनन कराएंगे, ठीक। तो लैंगिक जनन कराने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं भैया? युग्मक का निर्माण करते हैं, ठीक। अब ये एक जोड़ी जीन है तो इनसे क्या करेंगे भैया? युग्मक का निर्माण करेंगे, ठीक, क्योंकि जनक है। तो युग्मक के निर्माण में हमेशा याद रखेंगे कि एक जीन जो होता है वो अलग युग्मक पे जाता है और दूसरा जीन अलग युग्मक पे जाता है, ठीक। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, एक अलग युग्मक पे जीन जाएगी और एक अलग युग्मक पे जाएगी, ठीक। अब हम लोग क्या कराएंगे भैया? इनके बीच में क्रॉस कराएंगे। अब ये जो हमने बनाया ये क्या है? ये युग्मक है। क्या है? युग्मक। अब इनके बीच में क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे, ठीक। अब क्रॉस कराएंगे, जब इसका हम इससे कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। इसका इससे कराएंगे तब भी यही आएगा, इसका इससे कराएंगे तब भी यही आएगा, इसका इससे कराएंगे तो तब भी यही आएगा, ठीक। तो हमें क्या करना है? जो ये आनुवांशिकता चैप्टर है इसमें हम स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि सभी को नहीं लेंगे। जब हमें पता है सेम युग्मक इसमें भी है, सेम इसमें भी है, तो हमें पता है जो F1 पीढ़ी आएगी वो समान ही आएगी, तो हम सारे युग्मक न लेकर सिर्फ क्या करेंगे? जब ऐसी कंडीशन हो एक एक लेंगे, क्योंकि दोनों कैसे हैं? समान है, ठीक। अब ये ना देख लेना कि इसमें दोनों क्या है? समान है और इसमें भी समान है, तो दोनों को रब करके क्यों लिए? दोनों भी गलत हो जाएगा, एक इससे लेंगे और एक इससे, ठीक। तो ये हमारी जो आई है कैपिटल टी स्मॉल टी हमारी क्या आई है? F1 पीढ़ी आई है। कौन सी पीढ़ी आई है? F1 पीढ़ी, ठीक, जिसको बोलते हैं प्रथम संतान पीढ़ी। क्या बोलते हैं? प्रथम संतान पीढ़ी, ठीक। अब देखिए हमें क्या करना है? अब हमें F2 पीढ़ी निकालना है। कौन सी पीढ़ी निकालना है? F2। लेकिन जो हमारी F1 पीढ़ी आई है इसमें जो पादप आए वो कैसे है? प्रभावी आए कि अप्रभावी आए? तो कैसे आए? प्रभावी आए, ठीक। कैसे है? प्रभावी, क्योंकि हमें पता है कि प्रभावी वाला ये लक्षण दिखा पाता है, अप्रभावी वाला नहीं दिखा पाता। यानी इसमें जो F1 पीढ़ी पे लक्षण आए हैं वो कैसे है? प्रभावी आए हैं, ठीक। और पादप कैसा होगा? तो पादप होगा लंबा, ठीक। कैसा होगा? लंबा। यानी हमारा जो F1 पीढ़ी आई है उसमें प्रभावी लक्षण है, पादप कैसा होगा? लंबा, ठीक। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है F2 पीढ़ी। क्या निकालना है? F2 पीढ़ी, ठीक। यहाँ तक समझ में आया ना? F1 पीढ़ी क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी प्रभावी लक्षण हमेशा ये वाला दिखा पाएगा या नहीं? यानी पादप कैसा है? लंबा है, ठीक। ये हमारी F1 पीढ़ी, ठीक। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी निकालनी है? F2 पीढ़ी, ठीक। तो F2 पीढ़ी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? F1 का F1 से क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। समझ में आया? F1 का F1 से क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं, ठीक। और F1 हमारी क्या आई है? कैपिटल टी और स्मॉल टी आई है। क्या आई है? कैपिटल टी और स्मॉल टी आई है, ठीक। इसका इसी से करा देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी से, ठीक। कैपिटल टी और स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से ही क्रॉस करा देंगे, ठीक, क्योंकि हमें F2 निकालने, ठीक। अब देखिए क्या कराएंगे? अब F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी के लिए जो हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी है ये क्या हो गए? जनक हो गए। क्या हो गए? जनक, यानी पेरेंट्स हो गए, ठीक। F1 पीढ़ी के लिए हमारे जनक कौन थे? ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन F2 पीढ़ी के लिए कौन से हो गए भैया? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। अब हमें क्या कराना है? लैंगिक जनन कराना है। और लैंगिक जनन कराने के लिए हमें सबसे पहले युग्मक का निर्माण करना होता है, ठीक। तो भैया युग्मक का निर्माण करिए, यहाँ से ये आ जाएगा और इससे ये टी आ जाएगी। यानी इससे अगर एक जोड़ी जीन है इनसे अगर युग्मक का निर्माण कराना है तो एक से इससे एक आएगी कैपिटल टी और इसमें आएगी स्मॉल टी, ठीक। सेम कंडीशन इसमें भी होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, युग्मक बन गए। ये क्या है? ये युग्मक है, ठीक। अब देखना, अब उसकी तरीके ना कर देना F1 पीढ़ी तरीके कि भैया इसको रब कर दे, ठीक। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग है और ये दोनों अलग है, तो हम दोनों लेंगे क्योंकि ये दोनों अलग युग्मक पे हैं, एक युग्मक पे नहीं है, ठीक। अब क्या कराएंगे? हम इनसे क्रॉस करेंगे, ठीक। तो हमें क्या निकालना है? F2 क्रॉस करा देते हैं, ठीक। जब इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी, यही तो आएगा ना, ठीक। इसका हम जब इससे कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, आएगा कि नहीं? अब इसका हम इससे कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसका हम इससे कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। ये हमारा क्या है? ये हमारी F2 पीढ़ी आई है, ठीक। लेकिन इस प्रकार से क्रॉस कराने में क्या होता है?
पढ़ा ही कह सकते हैं, गोच पोच हो जाता है। तो इसके लिए इस तरीके को सही करने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था पुनेट चकरबोर्ड मैथ्यू। ठीक, इनके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था पुनेट, वैज्ञानिक का नाम था, और उन्होंने एक तरीका दिया जिसे बोलते हैं चेकर बोर्ड मेथड, पुनेट चकरबोर्ड मेथड। ठीक, ये वैज्ञानिक थे पुनेट, जिन्होंने एक तरीका दिया पुनेट चकरबोर्ड मेथड। इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने ये बताया कि ये जो हमारी F2 पीढ़ी से युग्मक आए हैं, इनको क्या करते हैं, ये जो हमारे F2 पीढ़ी से युग्मक आए हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, तो इनको हम इस प्रकार से, जो पहले युग्मक से आए उसको हम इस प्रकार से क्या करते हैं, इस प्रकार से लंबे तरीके से रख देते। ठीक, और जो दूसरे से आए उसको क्या करते हैं, अनुप्रस्थ रख देते हैं। ठीक, एक को अनुलंबी और एक को अनुप्रस्थ। ठीक, और क्या कराते हैं, उनके बीच में इस प्रकार से लाइनें खींचकर क्रॉस करा देते। ठीक, करा दीजिए क्रॉस। ठीक, एक को क्या मान लीजिए, एक को नर मान लीजिए और एक को क्या मान लीजिए, मादा। सेम कंडीशन यहाँ पर, एक को नर मान लीजिए और एक को मादा मान लीजिए। ठीक, अब करा दीजिए क्रॉस, ये चिन्ह होते हैं नर और मादा। ठीक, अब इनसे क्या कराएंगे, क्रॉस, तो करा दीजिए क्रॉस इनसे। ठीक, इनसे क्या करा दीजिए, क्रॉस करा दीजिए। ठीक, कराइए। ठीक, जब इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी, यही तो आएगा ना। जब इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो आएगा ना। जब इसका इससे कराएंगे तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले प्रभावी वाला ही जीन लिखते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि सबसे पहले इसको रख देंगे, हमेशा बाद में रखेंगे। ठीक, तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इससे कराएंगे तो क्या आएगा, स्मॉल टी। ठीक, अब ये जो चार है, कौन, 1 2 3 4, ये हमारी क्या है, F2 पीढ़ी आई है। कौन सी पीढ़ी आई है, F2 पीढ़ी आई है। ठीक, कौन सी पीढ़ी आई है, F2 पीढ़ी, जिसको बोलते हैं द्वितीयक संतान पीढ़ी। क्या बोलते हैं, द्वितीयक संतान पीढ़ी, यानी ये जो हमारी F2 पीढ़ी है, इसको बोलते हैं द्वितीयक संतान पीढ़ी। ठीक, अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि जीनोटाइप अनुपात क्या है, जीनोटाइप अनुपात क्या है। ठीक, जीनोटाइप अनुपात, कल मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया कि जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, पता है। जीनोटाइप का मतलब, फिनोटाइप अनुपात का मतलब क्या, लक्षण प्रारूप, यानी लक्षणों को दर्शाना, बताया था ना पिछले वीडियो में। तो कहने का मतलब इसमें लक्षण क्या क्या है। ठीक, तो देखिए ये पादप कैसा होगा, कैपिटल टी लिखा है तो कैसा होगा भैया, लंबा होगा, यानी पादप कैसा होगा, लंबा। और ये कैसा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैसा होगा, लंबा। ठीक, क्यों, क्योंकि हमेशा जो प्रभावी वाला होता है वही लक्षण दिखा पाता है, या प्रभावी वाला नहीं दिखा पाएगा। तो यानी पादप कैसा होगा, लंबा। इसमें भी क्या होगा, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी है, लंबा, लेकिन इसमें क्या होगा, बौना। ठीक, तो 3 पादप कैसे आए भैया, हमारे लंबे आए हैं। कितने पादप लंबे आए हैं, 3। लेकिन एक पादप कैसा आया है, बौना आया है। कैसा आया, बौना। ये देखिए एक पादप कैसा है, बौना, और ये 1 2 3, ये कैसे हैं, तीनों लंबे, लेकिन ये वाला जो है भैया ये कैसा है, बौना। ठीक, तो इसका फिनोटाइप क्या हो गया भैया, 3:1। ठीक, पेपर में पूछा जाता है कि एकल संकर क्रॉस का मेंढल का जो फिनोटाइप है वो क्या है, तो 3:1 है। ठीक, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप, यानी जीनोटाइप अनुपात क्या है, जीनोटाइप अनुपात। ठीक, जीनोटाइप अनुपात क्या है। ठीक, तो देखिए जीनोटाइप अनुपात का मतलब होता है जो जीन आए वो कितने प्रकार के आए। ठीक, जीन जो आए वो कितने प्रकार के आए ये हमको बताना है। ठीक, तो देखिए एक तो ये है, और ये क्या है, कैपिटल टी। ठीक, क्या है, कैपिटल टी। ये कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार आया है। कितनी बार आया है, एक बार। ठीक, अब कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार है, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार। ठीक, अब स्मॉल टी कितनी बार है, 1 बार है। तो ये ठीक, तो हमारा जो जीनोटाइप अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2:1। ठीक, क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा क्या, हमारा जीनोटाइप। क्या हो जाएगा, जीनोटाइप। ठीक, जीनोटाइप क्या होगा, 1:2:1, ये हमारा क्या है, जीनोटाइप है। हो गया ना।
अब इसके बाद ये हमारा क्या आया, एकल संकर क्रॉस आया। ठीक, मेंडल ने इस प्रकार से एकल संकर क्रॉस कराया। क्या कराया कि भैया उन्होंने सबसे पहले क्या लिए, एक लक्षण लिया, क्या लिया, पादप की लंबाई। ठीक, उसमें इन्होंने देखा कि कौन सा प्रभावी लक्षण और कौन सा अप्रभावी। ठीक, तो देखा प्रभावी जो है वो लंबा है और अप्रभावी कैसा है, बौना है। ठीक, अब लंबे के लिए जो हम जीन लेते हो क्या लेते हैं, इंग्लिश में लंबा क्या बोलते हैं, टॉल, और टॉल से क्या आया, टी। और मैंने बताया कि एक लक्षण को, ये लंबापन क्या है, पादप का एक लक्षण है, और एक लक्षण को एक जोड़ी नहीं, एक जीन नहीं, एक जोड़ी जीन निर्धारित करते हैं, इसलिए मैंने कैपिटल डी लिए। ठीक, और जो अप्रभावी है वो कैसा है, बौना, और बौना की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डार्क। अब डार्क से ये मतलब नहीं कि डी आ जाएगा। ठीक, हमेशा जो प्रभावी लेंगे उसका छोटा अक्षर क्या लेते हैं, अप्रभावी लेते हैं। यानी हमने यहाँ पर टी लिया है तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, स्मॉल टी, स्मॉल। ठीक, अब हमें क्या कराना है, इनके बीच में ये हमारे जनक है। ठीक, पेरेंट्स है। ठीक, अब इनके बीच में क्या कराएंगे, लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाने पड़ते हैं, युग्मक बनाने पड़ते हैं। ठीक, तो ये एक जनक है और एक ये जनक है। ठीक, जब इससे युग्मक बनेंगे तो ये वाली जीन एक अलग युग्मक पे जाएगी और ये वाली जीन एक अलग युग्मक पे। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, एक जीन अलग युग्मक पे, एक जीन अलग युग्मक पे। ठीक, अब हमारे पास 4 प्रकार के युग्मक आ गए। ठीक, लेकिन ये दोनों जो युग्मक थे ये वाले के ये सेम थे, यानी जो प्रभावी वाले के युग्मक थे वो दोनों सेम थे और अप्रभावी वाले के दोनों सेम थे। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं भैया, एक युग्मक लेते हैं, सिर्फ क्या लेते हैं, एक। दोनों को लिया और हमने क्रॉस कराया तो हमारी जो F1 पीढ़ी आई वो आई कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण, यानी पादप कैसा है, लंबा है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, जिसको बोलते हैं प्रथम संतान पीढ़ी। ठीक, अब हमें निकालना है F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी निकालने के लिए हमें F1 का F1 से क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। जब F1 का F1 से क्रॉस कराएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से इनमें लैंगिक जनन कराएंगे और ये F2 पीढ़ी के लिए जो हमारी F1 पीढ़ी आई है वो जनक हो जाएगी। ठीक, तो इससे जब युग्मक बनाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों से आएगा। ठीक, अब क्या कराएंगे भैया, इनसे हम क्रॉस कराएंगे। जब क्रॉस कराएंगे तो हमारी F2 पीढ़ी आएगी। ठीक, तो उसको सही करने के लिए कौन सा वैज्ञानिक है, वो गोच पोच हो जाता है, समझ में नहीं आता, तो उसको सही करने के लिए पुणे वैज्ञानिक है जिन्होंने एक मेथड दिया जिसे पुणे चेकरबोर्ड मेथड कहते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं, जो पहले वाले की युग्मक है उसको अनुलंबी और दूसरे वालों को अनुप्रस्थ रख के क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। ठीक, तो हमने क्रॉस कराया तो हमारी F2 पीढ़ी है जिसे द्वितीयक संतान पीढ़ी आई, जिसे बोलते हैं द्वितीयक संतान पीढ़ी। ठीक, और कितने जनक आए भाई, कितने संतान आए, 4 आए। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा इसका फिनोटाइप अनुपात क्या है, तो फिनोटाइप अनुपात है 3:1 और जीनोटाइप अनुपात क्या है, तो 1:2:1। ठीक, वक्त हो गई। क्रॉस ने जब मेंडल ने कराया तो उसका हम लोग क्या देखने वाले हैं, एकल संकर क्रॉस का निष्कर्ष देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, निष्कर्ष, यानी क्या देखने वाले हैं, रिजल्ट देखने वाले हैं। क्या देखेंगे, रिजल्ट बोलिए या क्या बोलिए, निष्कर्ष। ठीक, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद क्या आता है, रिजल्ट आता है। ठीक, उसी प्रकार मेंडल ने क्रॉस कराया और एकल संकर क्रॉस का क्या आया, हम लोग देखने वाले क्या, निष्कर्ष यानी रिजल्ट। ठीक, तो एकल संकर क्रॉस कराने के बाद मेंडल ने जो निष्कर्ष यानी रिजल्ट दिया वो 3 दिए। ठीक, 1 2 3। ठीक, क्या दिया, निष्कर्ष दिया। ठीक, पहला ये 1 2 3 यानी कितनी चीजें बताई इसमें, एकल संकर क्रॉस के निष्कर्ष में 3 चीजें। ठीक, पहली जो थी वो थी अनुकरण। क्या था, अनुकरण। ठीक, अब अनुकरण क्या होता है मैं बताऊंगा। दूसरा क्या था, नियम। तीसरा भी क्या था, नियम। ठीक, अब नियम और अनुकरण में क्या अंतर होता है ये अभी बताऊंगा। ठीक, अभी नाम सुन लीजिए। ठीक, अनुकरण जो था वो था युग्मित कारकों का अनुकरण। जो हमारा पहला जो रिजल्ट था मेंडल का वो था एक अनुकरण और उसमें क्या कहा, युग्मित कारकों का अनुकरण। ठीक, दूसरा क्या था, नियम था, क्या, प्रभाविता का नियम। ठीक, तीसरा क्या था, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। ठीक, जिसके 3 नाम होते, पृथक्करण का नियम बोलिए या विसंयोजन का नियम, या इसका तीसरा नाम होता है युग्मक शुद्धता का नियम। ठीक, ये जो हमारा तीसरा निष्कर्ष था
रिजल्ट था इसके 3 नाम है, या तो बोलिए पृथक्करण का नियम, या विसंयोजन का नियम, या युग्मक शुद्धता का नियम। ठीक, ये इसके नाम है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि युग्मित कारकों का अनुकरण क्या है, प्रभाविता का नियम क्या, पृथक्करण का नियम क्या। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं अनुकरण और नियम में अंतर क्या होता है। ठीक, अब सपोज करिए मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैंने किसी चीज पे क्या किया, रिसर्च किया। ठीक, और रिसर्च करके मैंने एक नियम दिया, और नियम ये था कि ये सभी चीजों पर लागू होगा। ठीक, लेकिन एक मैंने खोज की और क्या किया, मैंने कहा कि ये अनुकरण है। अनुकरण का मतलब, कहने का अर्थ ये है कि मैंने सुझाव दिया। अनुकरण का मतलब होता है सुझाव, कि नहीं ऐसा हो सकता है। ठीक, अब जैसे सपोज करिए आप लोग साइकिल से जैसे स्कूल जाते हैं, तो मैं एक सुझाव दे रहा हूँ कि भैया एक तरफ से चलना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक, ये आपकी मर्जी है चलना है कि नहीं, क्योंकि मैंने एक सुझाव दिया कि आपके फायदे के लिए ऐसा हो सकता है। ठीक, लेकिन नियम का मतलब क्या है कि मैंने कहा कि स्कूल में 9 बजे आना है, तो मतलब ये क्या है, नियम है कि नहीं 9 बजे सबको उपस्थित होना है। लेकिन अनुकरण में क्या है कि भैया हो सकता है, आपकी मर्जी हो तो एक तरफ से चलना, ना मर्जी हो तो सब जगह से चलना, मतलब पूरी रोड से चलना, यानी आपका ही नुकसान है। लेकिन नियम का मतलब होता है कि ये सभी चीजों पर लागू होगा। लेकिन अनुकरण का मतलब होता है सुझाव, ऐसा हो सकता है। तो अनुकरण और नियम में समझ में आया अनुकरण का मतलब क्या और नियम का मतलब क्या। नियम का मतलब होता है सभी चीजों पर लागू होगा नियम जो मैं बताऊंगा, लेकिन अनुकरण का मतलब होता है सुझाव, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले अनुकरण करते हैं, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुकरण क्या है। पहला जो हमारा निष्कर्ष था, यानी युग्मित कारकों का अनुकरण। ठीक, क्या था, तो मैंने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, पहली वीडियो में बताया था कि एक लक्षण को कौन निर्धारित करता है। मैंने बताया था कि एक लक्षण को कौन निर्धारित करेगा। ठीक, तो आपको पता है कि एक लक्षण को कौन करता है निर्धारित, एक जोड़ी जीन करती है। कौन करता है, एक जोड़ी जीन। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। एलील बोलिए या क्या बोलिए, युग्म युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी बोलिए या क्या बोलिए, एलील। ठीक, जो क्या करते हैं, एक लक्षण को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। कौन, एक जोड़ी जीन। ठीक, तो इन एक जोड़ी जीन के बारे में मेंडल ने क्या कहा कि एक जोड़ी जीन है जो क्या करेंगे, एक लक्षण को निर्धारित करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं युग्मित कारकों का अनुकरण। यानी मेंडल ने कहा कि ऐसा हो सकता है, यानी ऐसा होता है कि एक जोड़ी जीन जो क्या करते हैं, एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं युग्मित कारकों का अनुकरण। यानी कि मेंडल ने बताया, नाम में क्या रहा, युग्मित। युग्मित का मतलब होता है जोड़ा। ठीक, और कारक का मतलब जीन, यानी कि एक जीन क्या करेगी, एक लक्षण को, एक जोड़ी जीन क्या करेगी, एक लक्षण को निर्धारित करेगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, युग्मित कारकों का अनुकरण। यानी मेंडल ने बताया कि भैया एक जोड़ी जीन है, यानी जिसको एलील या युग्म विकल्पी बोलते हैं, वो क्या करेगी, एक लक्षण को निर्धारित करेगी, जिसे हम लोग युग्मित कारकों का अनुकरण कहते हैं। मेंडल ने ऐसा सुझाव दिया था। ठीक, अब आगे बात करते हैं, ये समझ में आया युग्मित कारकों का अनुकरण क्या है। युग्मित कारकों का अनुकरण का मतलब है कि एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करती है। जैसे मैं लिख दूं कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक, ये क्या करेगी, एक लक्षण को निर्धारित करेगी। यानी पादप कैसा होगा भैया, लंबा होगा। ठीक, लिख दो कैपिटल टी स्मॉल टी, पादप कैसा होगा, लंबा होगा। कैसा होगा, लंबा होगा। अगर मैं लिख दूं स्मॉल टी, पादप कैसा होगा, लंबा बौना होगा। तो ये क्या है, ये एक लक्षण है। क्या है, लक्षण। यानी एक जोड़ी जीन जो क्या कर रही है, एक लक्षण को निर्धारित करती है। इसी को हम लोग बोलते हैं युग्मित कारकों का अनुकरण, यानी मेंडल ने बताया था। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, नियम। कौन सा, प्रभाविता का नियम। लेकिन वो पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मेंडल ने अनुकरण बताया था, क्या इसका कोई अपवाद है। सोचिए, क्या इसका कोई अपवाद है। तो इसका एक अपवाद है, याद रखेंगे। इसका अपवाद क्या है, इसका अपवाद ये है, जिसको बोलते हैं, इसका अपवाद एक है बहु युग्म विकल्पिता। बहुयुग्म विकल्पता, इसका एक अपवाद है जिसको बोलते हैं बहुयुग्म विकल्पिता। किसका अपवाद है, तो याद रखेंगे इसका अपवाद है किसका, युग्मित कारकों का अनुकरण का एक अपवाद है जिसको बोलते हैं बहुयुग्म विकल्पिता। ठीक, ये अपवाद है। अब ये होता क्या है अभी समझेंगे। ठीक, तो अपवाद किसका है,
युग्मित कारकों को अनुकरण का अपवाद है बहुयुग्म विकल्पिता। अब बहुयुग्म विकल्पिता क्या होती है इसको समझते हैं। बहुयुग्म विकल्पिता क्या होती है ये समझते हैं। मैंने आपको बताया क्या पता है कि एक लक्षण को एक जोड़ी जीन निर्धारित करते हैं। मैंने बताया कि एक लक्षण को एक जोड़ी जीन निर्धारित करेंगे और इन एक जोड़ी जीन को क्या बोलते हैं, एलील बोलिए या युग्म विकल्पी बोलिए, युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी बोलिए, क्या बोलिए, एलील बोलिए। ठीक, अब देखिए बहु युग्म विकल्पिता क्या होती है, बहुयुग्म विकल्पिता क्या होती है। ठीक, युग्म विकल्पिता का मतलब जब एक जोड़ी जीन क्या करें, एक लक्षण को निर्धारित करें तो उसे क्या कहेंगे, एलील या युग्म विकल्पिता। लेकिन बहुयुग्म विकल्पिता क्या होती है। ठीक, तो एक लक्षण को जब एक जोड़ी जीन या एलील से ज्यादा जीन या एलील क्या करें, निर्धारित करें तो उसे क्या बोलेंगे, बहुयुग्म विकल्पिता। मैंने क्या बताया कि जब एक लक्षण को एक जोड़ी जीन से ज्यादा जीन या एलील जब निर्धारित करेंगे एक लक्षण को तो उसे क्या बोलते हैं, बहुयुग्म विकल्पिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुयुग्म विकल्पिता। तो बहुयुग्म विकल्पिता का मतलब समझ में आया क्या, कि एक जोड़ी जीन से जब ज्यादा जीन एक लक्षण को निर्धारित करेंगे उसे क्या बोलेंगे, बहुयुग्म विकल्पिता, जो युग्मित कारकों के अनुकरण का अपवाद है। ठीक, अब बात ये आती है कि ये बहुयुग्म विकल्पिता किसमें मिलती है, कहाँ होती है, क्या होती है। ठीक, ये समझते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने सुना होगा रक्त समूह, क्या सुना होगा, रक्त समूह सुना है, रक्त समूह, इसे ब्लड ग्रुप बोलते हैं, सुना है कि नहीं। अब ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो सभी लोगों का जवाब होगा सर जी 4 प्रकार। कितने, 4 प्रकार के। ये सुना होगा ना, ए बी और ओ, ये तो सुना होगा ना। लेकिन ये गलत है। क्या गलत है, जो रक्त समूह होता है भैया वो सिर्फ 2 प्रकार का होता है। एक होता है ए बी ओ रक्त समूह और दूसरा होता है RH। ठीक, जो हमारा रक्त समूह होता है वो भैया क्या होता है, ABO, 2 प्रकार का होता है, ABO रक्त समूह और दूसरा होता है क्या होता है, RH। ठीक, अब इसका प्रकार होता है कौन भैया, ABO का प्रकार होता है कौन, AB और O। ठीक, ये क्या है, ये ABO का प्रकार है। सभी लोग जो बोलते हैं जो रक्त समूह होता है वो सिर्फ कितने प्रकार का, 4, लेकिन ये गलत है। ठीक, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ABO रक्त समूह और RH। ठीक, ये ABO का प्रकार होता है AB और O। ठीक, और RH क्या होता है तो भैया पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, जैसे बोल दिया जाता है कि हमारा जो रक्त समूह है वो क्या है, A पॉजिटिव, यानी जो रक्त समूह है 2 प्रकार से मिलकर बना है, एक तो ABO के प्रकार से और दूसरा RH के प्रकार से। जैसे बोल दिया जाता है हमारा जो रक्त वर्ग है वो B पॉजिटिव है या B क्या है, निगेटिव है। तो जो हमारा रक्त वर्ग है वो 2 चीजों से मिलकर बना, यानी 2 भागों से, एक तो ABO रक्त समूह से और दूसरा RH रक्त समूह से। ठीक, और इस ABO रक्त समूह को, अब ये क्या है, एक लक्षण है। जैसे मैं बोल दूं कि मेरा जो रक्त समूह है A पॉजिटिव है, यानी मेरा क्या है, लक्षण है। या किसी दूसरे व्यक्ति का बोल दिया जाए कि B पॉजिटिव है तो उसका क्या, वो एक लक्षण है। और एक लक्षण को सबको पता है कौन निर्धारित करता है, एक जीन निर्धारित करती है, पता है ना, क्या करती है, जीन निर्धारित करती है। ठीक, तो ये जो ABO रक्त वर्ग है इसको एक जीन निर्धारित करेगी जिसे I जीन बोलते हैं। ठीक, इसका पूरा नाम होता है आइसो ग्लूटिनिन, इसका पूरा नाम होता है जीन का आइसोग्लूटिनिन। ठीक, ये क्या है, एक जीन है। ठीक, IG भी बोलते हैं इसको, IG जीन है जो ABO रक्त समूह का निर्धारित करती है। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, आइसोग्लूटिनिन क्या होती है, जीन होती है, जिसके 3 रूप होते हैं, एक होता है IA और एक होता है IB और एक होता है IG। ठीक,
यानी ये जो जीन है कौन सी, आइसोग्लूटिनिन, इसके 3 रूप होते हैं, IA, IB और I0। ठीक, आगे मैं बताऊंगा आपको कि कौन से ग्रुप का निर्माण करती है। ठीक, यानी कौन से ग्रुप कह सकते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप को आगे निर्माण करती है। लेकिन अभी समझने वाली बात है, अभी मैंने एलील यानी युग्म विकल्पी का मतलब बताया कि मेंडल ने बताया एक अनुकरण का कि एक लक्षण को सिर्फ एक जोड़ी जीन निर्धारित करेगी, एक से एक जोड़ी जीन निर्धारित करेगी। लेकिन यहाँ पर एक जोड़ी जीन से ज्यादा जीन है, यानी कितनी जीन है, 3 जीन है जो क्या कर रही है, एक लक्षण को निर्धारित कर रहा है। इसलिए जो इसी परिस्थिति को बोला जाता है बहुयुग्म विकल्पिता। और यही बहुयुग्म विकल्पिता किसका अपवाद है, तो याद रखेंगे युग्मित कारकों के अनुकरण का क्या है, अपवाद है, जो एक लक्षण को 3 जीन निर्धारित कर रही है। ठीक, एबीओ क्या है, एक लक्षण है जिसको 3 जीन निर्धारित कर रही है। ठीक, तो ये हमारा था क्या, रक्त शम यानी बहुविकल्प यानी युग्म विकल्पिता का उदाहरण, समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, दूसरा हम लोग नियम देखने वाले हैं। ठीक, कौन सा, पहला नियम और दूसरा क्या, निष्कर्ष देखने वाले हैं किसका, मेंडल का। ठीक, कौन सा निष्कर्ष, नियम देखने वाले हैं दूसरा। ठीक, जो क्या था, प्रभाविता का नियम, क्या था, प्रभाविता का नियम। ठीक, अब क्या है प्रभाविता का नियम, याद रखेंगे तो प्रभाविता के नियम में याद रखेंगे ये केवल, मेंडल ने बताया ये केवल या सिर्फ, ठीक, किस पर लागू होता है, ये केवल F1 पीढ़ी पर लागू होता है। यानी पहला इसमें पॉइंट याद रखेंगे किसमें, प्रभाविता के नियम में, कि ये केवल और केवल F1 पीढ़ी पर ही लागू होता है। ठीक, दूसरा तरीका आप किताब से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसमें डिफरेंस तरीके से दिया है। ठीक, तो क्या है, ये केवल सिर्फ F1 पीढ़ी पर ही लागू होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे कि F1 पीढ़ी में, ठीक, क्या F1 पीढ़ी में एक देखिए, जो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे वो क्या, कि F1 पीढ़ी में एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन आते हैं। ठीक, क्या आते हैं, दूसरा पॉइंट कि F1 पीढ़ी पर एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन आते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे। ठीक, प्रभावी जो कारक होता है, कारक बोलिए जीन बोलिए, ठीक, बात एक ही है क्योंकि उसका कारक का नाम बदल के क्या रखा गया था, जीन। ठीक, तो जो प्रभावी कारक होता है वो अप्रभावी कारक को, प्रभावी जो कारक होता है वो अप्रभावी कारक को क्या करता है, दबा देता है। यानी प्रभावी कारक क्या था, कैपिटल T, और अप्रभावी कारक क्या था, स्मॉल, जो अप्रभावी कारक था वो क्या था, स्मॉल t थी। ठीक, तो ये क्या करता है, जो प्रभावी कारक होता है वो अप्रभावी कारक को क्या करता है, दबा देता है और स्वयं क्या होता है, प्रकट हो जाता है। जैसे मैंने बताया था ना, F1 पीढ़ी हमारी क्या आई थी, कैपिटल T स्मॉल t आई थी ना, तो इस पे देखेंगे वही नियम, क्या, ये केवल और केवल किस पर लागू होगा, F1 पीढ़ी पर लागू होगा। और क्या, F1 पीढ़ी पर एक प्रभावी, देखिए एक प्रभावी जीन आई है कि नहीं, और एक कैसी आई है, अप्रभावी जीन आती। ठीक, तीसरा नियम, जो हमारा F1 पीढ़ी आई थी उसमें पादप कैसा था, लंबा था, यानी लंबा कैसा है, एक प्रभावी लक्षण है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने बोला तीसरा पॉइंट कि जो प्रभावी लक्षण होता है, यह प्रभावी है ना, ये कैसा है, अप्रभावी, तो प्रभावी वाला क्या करता है, अप्रभावी वाले को दबा देता है और स्वयं क्या होता है, प्रकट हो जाता है, यानी पादप कैसा होगा, लंबा होगा। ठीक, इसीलिए तीनों पॉइंट याद रखेंगे। ये आपका प्रभाविता का नियम था, क्या था, ये केवल और सिर्फ F1 पीढ़ी पर लागू होगा। F1 पीढ़ी पर एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन आती है। प्रभावी कारक जो होता है वो अप्रभावी कारक को दबा देता है और स्वयं क्या होता है, प्रकट हो जाता है, अपने लक्षण दर्शाता है। यही क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम। ठीक, अब इस प्रभाविता के नियम का क्या कोई अपवाद है, इस प्रभाविता के नियम का कोई अपवाद है। ठीक, तो आप लोगों के दिमाग में यही होगा कि क्या कोई नियम का अपवाद होता है, क्या, नियम का कोई अपवाद नहीं होता।
मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कुछ नियम ये कुछ पादपों पर लागू नहीं होगा। ठीक, नियम का कोई अपवाद नहीं होता। अब ऐसा थोड़ी होता है कि किसी बच्चे से कह दिया जाए कि आपको आना है स्कूल 9 बजे और आपको आना है 12 बजे, ऐसा तो नहीं होता ना। नियम का कोई अपवाद नहीं है, लेकिन ये कुछ पादपों पर लागू नहीं होता नियम। ठीक, यानी ये नियम कुछ पादपों पर फॉलो नहीं होता, लागू नहीं होता। ठीक, अब वो कौन कौन से पादप है उनके नाम जानते हैं। ठीक, उस पादप का नाम है 4 ओ क्लॉक पादप, या इसका दूसरा नाम है गुले बांस। क्या नाम है? गुले बांस बोलिए या 4 ओ क्लॉक बोलिए। ठीक, अब 4 ओ क्लॉक का मतलब ये जो पादप होता है, इसका जो पुष्प होता है वो करीबन करीबन शाम सुबह कह सकते हैं कि 4 बजे खिलता है। ऐसा नहीं कि सभी, लगभग लगभग जो फूल होते हैं वो सुबह 4 बजे खिलते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? 4 ओ क्लॉक पादप या गुलेबास। ठीक, अब इस पर किसने काम किया था? इसका तीसरा नाम होता है मिराविलिस जालिपा। ठीक, इसका तीसरा नाम होता है मिराविलिस जालिपा। ठीक, इस पर किसने कार्य किया था? तो इस पे कार्य किया था कार्ल कोरेंस। ठीक, कार्ल कोरेंस का नाम याद आ रहा होगा कि मेंडल के नियमों को पुनः खोजा था। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस, जिन्होंने मेंडल के नियमों को पुनः खोजा था। और इन्होंने किस पर कार्य किया कार्ल कोरेंस ने? तो इन्होंने गुलेबास या 4 ओ क्लॉक या मिरापी जालिपा पादप, उस पर क्या किया था? कार्य किया था। किसने किया था? कार्ल कोरेंस ने। ठीक, इन्होंने क्या देखा कि इसका जो पुष्प है, ठीक, ज्यादातर कैसा है? लाल है, यानी प्रभावी जो कैसा है? लाल है। लेकिन अप्रभावी कैसा मिल रहा है? कुछ अप्रभावी जो पुष्प है वो कैसा मिल रहा है? सफेद मिल रहा है। ठीक, अब इन्होंने क्या कराया? इनके बीच में क्रॉस, यानी लाल है तो रेड यानी आर आएगा और एक लक्षण को एक जोड़ी जिन। ठीक, अब इसमें क्या लेंगे? व्हाइट तो लेंगे नहीं, इसमें क्या लेंगे? स्मॉल आर लेंगे। ठीक, अब इनसे युग्मक बनाएंगे तो इससे आर आ जाएगा और इससे स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक, अब दोनों के बीच में क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये हमारी क्या आई है? F1 पीढ़ी आई है। कौन सी पीढ़ी आई है? F1 पीढ़ी आई है। ठीक, अब मेंडल के हिसाब से या आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? यहाँ पर पादप कैसा होना चाहिए? लाल होना चाहिए, क्योंकि मेंडल के हिसाब से प्रभावी लक्षण क्या होता है? F1 पीढ़ी पर प्रभावी लक्षण ही आता है। कैसा आता है? लाल आता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? लाल की जगह लाल ना आकर कैसा आ गया? गुलाबी आ गया। कैसा आया? गुलाबी। ठीक, अब कभी भी लाल रंग को और सफेद रंग को मिक्स करेंगे तो कैसा आएगा? गुलाबी आएगा। कहीं ना कहीं इस पर ये जो अप्रभावी वाला है ये कुछ ना कुछ अपना लक्षण दिखा पा रहा है। ये जो प्रभावी वाला है ये पूर्ण रूप से अप्रभावी वाले को नहीं दबा रहा, कुछ ना कुछ अपने लक्षण को दर्शा रहा है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है तो बता देंगे ना। पूर्ण प्रभाविता क्या है कि जब प्रभावी लक्षण अप्रभावी वाले को पूर्णतया क्या करे? दबा दे, तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण प्रभाविता। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता का मतलब जब प्रभावी लक्षण अप्रभावी वाले को पूर्ण रूप से दबा ना पाए, कुछ ना कुछ अप्रभावी वाला भी अपना लक्षण दिखा पाए, तो उसे क्या बोलेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। क्या बोलेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। तो यहाँ पर गुलेबास पादप पर कैसी प्रभाविता हो रही है? अपूर्ण प्रभाविता। ठीक, तो पेपर में पूछा जाता है कि अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं? तो जब प्रभावी लक्षण अप्रभावी वाले को पूर्णतया दबा नहीं पाता, कुछ अप्रभावी वाला भी अपना लक्षण दर्शाता है, तो इस प्रकार के कह सकते हैं लक्षण को क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। और ये अपूर्ण प्रभाविता जो है किस पर पाई जाती है? तो गुलेबास पादप या 4 ओ क्लॉक पादप पर पाई जाती है, जो प्रभावित मेंडल के प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक, तो पहला जो हमारा मेंडल के प्रभाविता का नियम का कौन पालन नहीं करता? पूर्ण प्रभाविता पालन नहीं करती है। ठीक, ये पहला पादप था। और किस पर मिलती है? तो दूसरा जो पादप है उसका नाम है दूसरा जो पादप है, ये पहला पादप था
दूसरा पादप जिसमें अपूर्ण प्रभाविता मिलती है वो है डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर ये पादप है जो कैसे, इसको स्नैप ड्रैगन भी बोलते हैं। ठीक, क्या? डॉग फ्लावर। ये क्या है? डॉग के जैसा पुष्प होता है। ठीक, इसमें भी क्या देखा कि इसमें जो प्रभावी लक्षण थे वो लाल था। ठीक, और अप्रभावी कैसा था भैया? सफेद था। यानी स्मॉल और स्मॉल ले लेंगे और इनके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हमारी क्या है? F1 पीढ़ी है। ठीक, ये हमारी क्या है? F1 पीढ़ी। ठीक, अब इसमें मेंडल के हिसाब से, आपके हिसाब से कहना कैसा आना चाहिए? लाल आना चाहिए, लेकिन कैसा आ गया? गुलाबी आ गया। कैसा आ गया? गुलाबी। यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है? अपूर्ण प्रभाविता हो रही है। क्या हो रही है? अपूर्ण प्रभाविता। यानी मेंडल के नियम का पूर्णतया पालन नहीं कर रहा। ठीक, ये क्या है? ये मेंडल के नियम का पालन नहीं कर रहा। ठीक, अब अगर आपसे कहा जाए कि इसको आपको क्या निकालना है? F2 पीढ़ी निकालना है। क्या निकालना है? F2 पीढ़ी निकालना है। तो क्या करेंगे? F2 पीढ़ी निकालना है। F2 पीढ़ी निकालना है तो क्या करेंगे? अब देखिए, हम लोग आगे देखेंगे कि जो हमारा डॉग फ्लावर है, ठीक, इसमें हम क्या देखने वाले हैं? इसमें हम F2 पीढ़ी देखने वाले हैं। क्या देखने वाले? F2 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी निकालने के लिए हम F1 का F1 से क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। ठीक, F1 का F1 से क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। हमारी F1 क्या आई है? तो हमारी F1 आई है कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इसी से कैपिटल आर स्मॉल आर से क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। ठीक, तब यहाँ पर इधर देखिए क्या करेंगे? इससे युग्मक बनाएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर आएगा और इससे कराएंगे युग्मक। यानी एक में कैपिटल आर आएगा, एक में स्मॉल आर। इसमें सेम कंडीशन, कैपिटल आर, एक में स्मॉल आर। ठीक, अब इनका क्या कराने वाले? क्रॉस। तो इधर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, इसका क्या कराएंगे? इसी से क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक, यही आएगा ना। अब इनके बीच में क्या करा दे? क्रॉस करा दे। क्या करा दे? क्रॉस करा दीजिए। ठीक, तो कैपिटल आर आएगा और कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा और कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर और स्मॉल आर। यही तो आएगा ना। ये हमारी क्या आ गई है? F2 पीढ़ी आ गई। ठीक, कितने हैं? 4। अब अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि बताइए फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप अनुपात क्या है? किसका भैया? ये जो मैंने कराया अपूर्ण प्रभाविता का फिनोटाइप क्या है? पेपर पूछा जाता है। तो देखिए ये कैपिटल आर क्या होगा? पादप कैसा होगा? लाल होगा। यानी कितने हैं कैपिटल आर? सिर्फ एक है ना। तो पादप कैसा? यानी कैपिटल आर पादप कैसा होगा? लाल होगा। कितना है भैया? 1 है। ठीक, अनुपात। इसके बाद देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कितनी बार है? 2 बार है। और कैपिटल आर स्मॉल आर में पादप कैसा होगा? तो पादप गुलाबी होगा। तो कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पर लिख देंगे गुलाबी। क्या लिख देंगे? गुलाबी। कितने हैं? 2 है। ठीक, इसके बाद इसमें देखिए स्मॉल आर के लिए क्या लिया था? सफेद। कितने हैं? 1। तो सफेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफेद। ठीक, कितने हैं? तो इसका फिनोटाइप अनुपात क्या आएगा? 1:2:1। किसका? अपूर्ण प्रभाविता का फिनोटाइप क्या है? 1:2:1। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए जीनोटाइप, क्या पूछा जाए? जीनोटाइप। ठीक, तो जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो जीनोटाइप अनुपात होगा, देखिए यहाँ पर कैपिटल आर कितनी बार, यानी जीन कितनी बार है? 1 बार है ना। तो क्या होगा? कैपिटल आर कितनी बार है? 1 बार है। ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर कितनी बार है? 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार है। ठीक, और स्मॉल आर कितनी बार है? 1 बार है। ठीक, तो इसका जीनोटाइप भी क्या हो जाएगा? 1:2:1। और फिनोटाइप भी क्या? 1:2:1। ये हमारा क्या था? अपूर्ण प्रभाविता। ठीक, ये पहले हम लोगों ने पढ़ा अपूर्ण प्रभाविता किसका अपवाद है? तो अपूर्ण प्रभाविता के नियम का अपवाद न बोलकर ये फॉलो नहीं करता। ठीक, और कोई है जो अपूर्ण प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करती। ठीक, तो दूसरा हम लोग देखने वाले हैं जो अपूर्ण प्रभाविता कह सकते हैं प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करती। पहला तो हो गया अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा क्या है ये हम लोग देखने वाले। ठीक, तो दूसरा क्या इधर देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे? तो हम लोग दूसरा देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? तो दूसरा याद रखेंगे। पहला तो हमारा जो प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता, प्रभाविता के नियम का जो पहला है वो हमारा अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है मैंने आपको बताया। अपूर्ण प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता। और दूसरा क्या है? क्षय
प्रभाविता। क्या है? क्षय प्रभाविता। ये भी मेंडल, ये क्षय प्रभाविता, ये भी प्रभाविता के नियम के मेंडल का पालन नहीं करती। क्या? क्षय प्रभाविता। ठीक, अब क्षय प्रभाविता क्या होती है देखते हैं। ठीक, अब मान लीजिए आपने देखा होगा गांव में जो डॉग यानी कुत्ता जो होते हैं कैसे देखे होंगे, काले रंग के भी देखे होंगे और कैसे देखे होंगे, सफेद रंग के भी देखे होंगे। ठीक, क्या देखे होंगे? काले रंग के भी देखे होंगे और सफेद रंग के। ठीक, अगर इनके बीच में क्रॉस कराया जाए, ठीक, क्या मान लीजिए ज्यादातर काले और सफेद के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो इससे जो युग्मक आएगा कैपिटल और इससे जो आएगा तो स्मॉल आर। ठीक, इनसे जब क्या कराएंगे भैया, क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये हमारी क्या आई है? F1 पीढ़ी आई है। क्या आई है? F1 पीढ़ी। ठीक, अब F1 पीढ़ी पर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? ठीक, अगर हम अपूर्ण प्रभाविता के हिसाब से देखते हैं तो दोनों क्या होना चाहिए? मिक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो F1 पीढ़ी आई है तो उसमें क्या है? काले रंग के कुत्ते पर सफेद रंग की क्या आई है? धारियां आई हैं, जिसे चितकबरा बोलते हैं। ठीक, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? चितकबरा। यानी कि काले रंग के कुत्ते पे सफेद रंग की क्या है? दाढ़ी, यानी दोनों लक्षण है, यानी क्षय प्रभाविता, यानी दोनों लक्षण क्या है भैया? साथ साथ आए। ऐसा नहीं कि एक दब गया हो, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता पर क्या था भैया? लक्षण क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं। क्या होते हैं? लक्षण क्या होते हैं? मिश्रित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। लेकिन सह प्रभाविता पर मिश्रित नहीं होते, दोनों साथ साथ आते हैं। ठीक, तो अगर पेपर पूछा जाए सह प्रभाविता क्या होती है तो एक ऐसा क्रॉस जिसमें जो F1 पीढ़ी आती है उसमें दोनों लक्षण साथ साथ आते हैं, तो ऐसे क्रॉस को क्या बोलते हैं? क्षय प्रभाविता बोलते हैं। ठीक, समझ में आया? क्षय प्रभाविता, तो ये आपका क्षय प्रभाविता। और ये जो हमारी F1 पीढ़ी आई है, ठीक, ये जो हमारे काले और सफेद रंग के जो कुत्ते हैं इनको बोला जाता है रॉन। क्या बोलते हैं? रॉन। ठीक, क्या बोलते हैं? रॉन। ठीक, जॉब बोलते हैं। अब आपको कह दिया जाए कि F2 पीढ़ी निकालिए तो निकाल लेंगे ना? कैसे निकालेंगे? F1 का F1 से क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। बंद करा थोड़ी देर। ठीक, तो देखिए अब अगर हमको F2 पीढ़ी निकालना है, क्या निकालना है? F2 पीढ़ी निकालना है। ठीक, तो F2 पीढ़ी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? F1 का F1 से क्या कराते हैं? क्रॉस करवाते हैं। ठीक, तो F1 हमारी क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, अब इससे क्या बनाएंगे भैया? युग्मक, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये युग्मक हो गया ना, इससे भी क्या बनाएंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, अब क्या कराएंगे? इनका क्रॉस कराएंगे। ठीक, तो इधर देखिए भाई पुनेट चक्कर बोर्ड से करा देंगे। किससे कराएंगे? पुनेट चक्कर बोर्ड से करा देंगे। ठीक, करा दीजिए। क्या है? तो यहाँ पर देखिए कैपिटल आर और यहाँ पर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर। ठीक, अब इनके बीच में एक को नर मान लेते हैं और एक को मादा मान लेते हैं। ठीक, ये चिन्ह होते हैं, बनाना जरूरी होता है। ठीक, आगे देखिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। हमेशा आप प्रभावी वाला बाद में रखेंगे और प्रभावी वाला पहले। स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक, ये हमारी क्या आ गई है? F2 पीढ़ी आ गई है। ठीक, 4 जनक का है। अब आपसे पूछा जाएगा F2 पीढ़ी का फिनोटाइप, क्या सह प्रभाविता का फिनोटाइप अनुपात बताओ। ठीक, तो फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो देखिए कैपिटल आर क्या थे भैया? यहाँ पर देखिए काले, और कितनी बार है कैपिटल आर? कैपिटल आर एक बार है ना, तो काले कुत्ते कितने होंगे? एक होगा। ठीक, और देखिए अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर कितनी बार है? 2 बार है। और कैपिटल आर स्मॉल आर के लिए क्या बोला था? रॉन, यानी कितने? रॉन कितने होंगे भैया? जिसमें काले और सफेद रंग का मिक्स होगा। कितने होंगे? 2। कितने होंगे? 2। ठीक, क्योंकि ये और ये। और यहाँ पर स्मॉल आर किसके लिए था? सफेद कुत्ते के लिए। सफेद किसके लिए? सफेद के लिए। कितने होंगे? 1 होगा। तो हमारा जो फिनोटाइप अनुपात होगा वो 1:2:1, और यही क्या होगा? जीनोटाइप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल आर केवल 1 है और कैपिटल आर स्मॉल आर 2 है, स्मॉल आर 1 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? जीनोटाइप हो जाएगा। ठीक, तो ये सह प्रभाविता भी किसका अपवाद है? प्रभाविता के नियम का अपवाद न बोलकर फॉलो नहीं करती, यानी इस नियम का पालन नहीं करती। कौन? 2। प्रभाविता के नियम को कौन नहीं पालन करती? अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता नहीं फॉलो करती। और अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता क्या होती? मैंने बताया अपूर्ण प्रभाविता में जब F1 पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण होता है वो अप्रभावी वाले को पूर्णतः दबा नहीं पाता, कुछ ना कुछ प्रभावी लक्षण भी अपना लक्षण दिखाता है, उसे अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। जबकि सह प्रभाविता पर जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों साथ साथ आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सह प्रभाविता बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा प्रभाविता का नियम समाप्त हो गया। मेंडल का दूसरा निष्कर्ष यानी प्रभाविता के नियम का निष्कर्ष समाप्त, यानी अपवाद मैंने बता दी। ठीक, अब एक नियम बचा, कौन? पृथक्करण का नियम।
देखिए एकल संकर क्रॉस के हम लोगों ने पहला अनुकरण देख चुके हैं, ठीक, और एक नियम देख चुके हैं, ठीक। कौन सा? एक नियम देखा है, प्रभाविता का नियम, और युग्मित कारकों का अनुकरण हम लोग देख चुके हैं, ठीक। अब तीसरा जो हम नियम देखने वाले हैं वो क्या है? पृथक्करण का नियम। क्या नियम? पृथक्करण का नियम, जिसका दूसरा नाम है विसंयोजन का नियम, तीसरा नाम है युग्मक शुद्धता का नियम, ठीक। यही हम लोग देखने वाले हैं, प्रभाविता के नियम, पृथक्करण का नियम, सॉरी, इसको देखने वाले हैं, पृथक्करण का नियम, या इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम बोला जाए तो युग्मक शुद्धता का नियम, या इसका तीसरा नाम है विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम। ये इसके तीन नाम है, ठीक। होता क्या है? जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक। कैपिटल टी, स्मॉल टी, और एक और कोई ले लेते हैं स्मॉल टी, स्मॉल, ठीक। स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, और कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक। अगर इनसे युग्मक बनाए जाए, ठीक, क्या बनाया जाए? युग्मक। तो भैया इससे भी कितने युग्मक बनेंगे? 2 बनेंगे कि नहीं? इससे भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। इससे भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। इससे भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, ठीक। क्लियर है ना? अब देखिए क्या होता है कि जब इससे युग्मक बनेंगे तो एक टी इसमें जाएगी, क्योंकि दोनों तो जाती नहीं, पता है हमें, एक टी इसमें जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पर, एक आर इसमें जाएगा, एक आर इसमें जाएगा, इसमें एक टी जाएगी और एक इसमें स्मॉल टी जाएगी, इसमें भी यही होगी, एक में स्मॉल टी, एक में भी स्मॉल टी। यानी कि कहने का अर्थ नाम में क्या रहा? पृथक, यानी अलग होना, ठीक। देखिए क्या होता है पृथक्करण का नियम, कि जब एक जोड़ी जीन से जब युग्मक का निर्माण होता है तो एक अलग युग्मक पे जीन जाती है, एक अलग युग्मक पे जीन जाती है, यही क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम। और इसमें जो युग्मक होता है वो अगुणित होता है, और जो जनक होता है वो कैसा होता है? अगुणित होता है, और जो जनक कैसा होता है? द्विगुणित होता है, ठीक। क्या होता है? द्विगुणित। यानी कि पृथक्करण के नियम में मैंने बताया, क्या बताया कि जब एक जोड़ी जीन से जब युग्मक का निर्माण होता है तो एक अलग युग्मक पे जीन जाती है, एक अलग युग्मक पे जीन जाती है, और युग्मक कैसा होता है? अगुणित, जबकि जनक कैसा होता है? द्विगुणित होता है। यही क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम। यही परिभाषा लिख लेंगे, ठीक। अब बात ये आती है द्विगुणित और अगुणित का मतलब क्या है, ठीक। बहुत बच्चे नहीं जानते, ठीक। तो जैसे मनुष्यों की बात की जाए, हमारे अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र, ठीक। तो ये जो 46 गुणसूत्र हैं इनको बोलेंगे भैया द्विगुणित। क्या बोलेंगे? द्विगुणित। लेकिन अगर इसी का आधा कर दिया जाए 23, तो ये क्या होगा भैया? अगुणित होगा। क्या होगा? अगुणित। अब ऐसा नहीं है कि सभी में 23 होंगे तो अगुणित कहेंगे और 46 होंगे तो द्विगुणित, ठीक। अलग अलग जीवों पे अलग अलग गुणसूत्र। जैसे मटर की बात की जाए तो कितने होते हैं? 14 गुणसूत्र, ठीक। तो अगर 14 पूरे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? द्विगुणित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विगुणित। और इसी का आधा कर दिया जाए 7, तो ये क्या होगा? अगुणित होगा। तो समझ में आया द्विगुणित और अगुणित का मतलब क्या होगा? समझ में? जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2n लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? n। यानी कि हमेशा जो अगुणित होता है उसको n से, और जो द्विगुणित होता है 2n से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आया कि जब पृथक्करण का नियम क्या होता है कि जब एक जोड़ी जीन से जब युग्मक का निर्माण होता है तो एक अलग युग्मक पे जीन जाती है, एक अलग युग्मक पे जाती है, और युग्मक अगुणित होता है और जनक कैसा होता है? द्विगुणित। यही क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम। और पृथक्करण के नियम का कोई भी अपवाद नहीं है, यानी जिस भी जीव पर अगर लैंगिक जनन होगा तो ये नियम फॉलो होगा, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। तो ये मेंडल का एकल संकर क्रॉस समाप्त तो होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्विसंकर क्रॉस, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक।